जी, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। गुड आफ्टरनून मैम। आवाज आ रही है सभी को? आ रही है मैम। असाइनमेंट्स मिल गई है दोनों, असाइनमेंट 1 एंड 2। बच्चे आंसर दे दिया करो। हाँ जी, असाइनमेंट यस मिल मैम, गई मिल या गई। नहीं? यस मैम, मिल गई है। टाइम यस मैम। टाइम से बता देना। ओके, लास्ट मैम थोड़ा एमएसटी टाइम से पहले एक्सटेंड कर दीजिए। टाइम टाइम मैंने बहुत दे दिए। 5 तारीख तक टाइम है तुम्हारे पास। ठीक है, 5 तारीख तक दोनों सबमिट करवाओ। अब इससे ज़्यादा टाइम मत मांगना मेरे से। 5 दिन में दो दो क्वेश्चन करोगे तो भी पूरे हो जाएंगे। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज का जो चैप्टर है हमने कंप्लीट किया था एमएसटी से पहले। नेक्स्ट हमारा जो सब क्या गया टॉपिक है हमारा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में ब्रीफ में हमने डिस्कस किया था जब हम इसके साइलेंट फीचर्स पढ़ रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा है, नॉवल फीचर कहा है इसको कॉन्स्टिट्यूशन का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, कि एक तरह से न्यू फीचर है ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का, जो कि बनाया गया है वेलफेयर ऑफ स्टेट के लिए, कि स्टेट की वेलफेयर के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को बनाया गया है आफ्टर फंडामेंटल राइट्स के। एक सेकेंड। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बनाया गया है आफ्टर फंडामेंटल राइट्स के। फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल आपने डिस्कस किए थे, आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 32। ठीक है, उसके बाद के जो आर्टिकल हैं, आर्टिकल 36 से 51 के बीच कवर होते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर एनैमरेटेड इन पार्ट 4 of the constitution from the article 36 to 51। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है पार्ट 4 में है कॉन्स्टिट्यूशन के, आर्टिकल 36 से लेके 51। द फ्रेमर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन borrowed this idea from the Irish constitution of 1937 which had copied it from the Spanish constitution। ऑल्थो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन को बोरो करने का जो आइडिया था वो कहाँ से लिया गया? इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। हालांकि मैंने पहले बताया भी था कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की जो प्रोविजंस थी वो कहाँ से बोरो की गई है? इरिश से, इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। हालांकि इरिश कॉन्स्टिट्यूशन का भी अपना मतलब प्रोविजन नहीं है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की। इन्होंने इसको कहाँ से बोरो किया? स्पेनिश से। बट अगर हमसे कोई पूछता है कि हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को कहाँ से बोरो किया है, तो हमने किया है इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, ऑफ 1937 विच हैड कॉपीड इट फ्रॉम द स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, या ये इन्होंने इसको कहाँ से कॉपी किया उससे कोई लेना देना, बट हमने कहाँ से बोरो किया? इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। इसको याद रखना। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर डिस्क्राइब दीज प्रिंसिपल एज अ नॉवल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक नॉवल फीचर माना गया, न्यू फीचर माना गया। The directive principle, along with the fundamental rights, contain the philosophy of the constitution is the and is the soul of the constitution। ठीक है, फंडामेंटल के साथ इसको एक फिलोसफी कहा गया और इसे कॉन्स्टिट्यूशन की सोल भी कहा गया है। किसको? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। Granville Austin has described the directive principle and the fundamental rights as the conscience of the constitution। फंडामेंटल राइट्स को और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को जो ऑस्टिन है उसने क्या कहा है? कौन साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का कौन साइंस। फीचर्स ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल। डायरेक्टिव प्रिंसिपल पता चल गया क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल पार्ट 4 में इनैमोरेटेड है आर्टिकल 32 से लेके आर्टिकल 51 तक, सॉरी आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक। ठीक है, उसके बाद इसको जो बोरो किया गया है वो इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से किया गया है। ठीक है, उसके बाद क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल के
फीचर्स क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है, वेलफेयर के लिए बनाया गया है, ये स्टेट की वेलफेयर के लिए प्लान्स है। फर्स्ट क्या है, फीचर्स क्या है, हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल के वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्या है, द फ्रेज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी denotes the ideals that states should keep in mind while formulating policies and enacting laws. These are the constitutional instruction or recommendation to the state in the legislative, executive and administrative matters. जो फ्रेज है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का, उसको डिनोट किया गया आइडियल्स, आइडियल्स इन द सेंस कि कोई भी पॉलिसी या कोई भी लॉ लाते टाइम, ठीक है, इम्प्लीमेंट करते टाइम, स्टेट की जो गवर्नमेंट है, स्टेट के अंदर सभी आ जाती है, चाहे वो लेजिस्लेटिव है, एक्सिक्यूटिव है, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स है। एक पर्टिकुलर हम गवर्नमेंट नहीं कहेंगे उसको, गवर्नमेंट कहेंगे तो एक स्पेसिफिक एक वो आ जाएगी, ठीक है, कि सिर्फ गवर्नमेंट है, नहीं, हम उसको बोलेंगे स्टेट। स्टेट के अंदर आ जाती है, चाहे वो लेजिस्लेटिव में वर्क कर रहे हैं, चाहे वो एक्सिक्यूटिव है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स है, ठीक है, तीनों में किसी कोई भी मैटर्स हैं, कोई भी लॉज इम्प्लीमेंट करते टाइम या कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रक्शन हो या रिकमेंडेशन लाने के टाइम, इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को माइंड में रखना चाहिए, ठीक है। ये एक तो कहा गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब लोगों के वेलफेयर के बारे में आपको सोच के कोई भी लॉज, ठीक है, कोई भी रिकमेंडेशन को लाना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 36 द टर्म स्टेट इन अ पार्ट 4, ऑलरेडी हमने स्टेट की जो डेफिनेशन है फंडामेंटल राइट्स में हमने पढ़ी थी, ठीक है। पार्ट 4 हैज द सेम मीनिंग एज इन द पार्ट 3 डीलिंग विद द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स में जो स्टेट की डेफिनेशन है सेम है स्टेट में, आर्टिकल 36 में स्टेट की डेफिनेशन, ठीक है। स्टेट की डेफिनेशन जब फंडामेंटल राइट्स को आपको स्टार्ट करवा रही थी फंडामेंटल राइट्स, वहाँ पर हमने एक छोटी सी स्टेट की डेफिनेशन पढ़ी थी, अगर किसी को याद हो, अगर नहीं याद हो तो दोबारा जाके चेक कर लेना एक बार, ठीक है। दोनों में जो कहा गया है स्टेट की जो डेफिनेशन है, स्टेट का जो मीनिंग है वो सेम ही है। देयरफॉर इट इंक्लूड्स, स्टेट का मीनिंग यहाँ पर मैंने बता दी है, सिर्फ और सिर्फ सरकार से नहीं है, उसके अंदर जो भी लेजिस्लेटिव है, एक्सिक्यूटिव है और एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है, ठीक है, सभी को लेकर इंक्लूड किया गया है, तब उसको बोला गया स्टेट। एक पर्टिकुलर पॉइंट उसको पॉइंट आउट नहीं कर रही मैं, सिर्फ गवर्नमेंट को, इसमें सब सारी चीज़ आ जाती है। तो फंडामेंटल राइट्स में जो स्टेट का मीनिंग है और यहाँ पर जो स्टेट का मीनिंग है, दोनों क्या है, सेम है। Therefore, it includes the legislative and executive organs of the central and state government, all the local authorities and all public authorities in the country. इस तरह इसमें सभी इंक्लूड्स हैं, जैसे कि लेजिस्लेटिव हो गई, एक्सिक्यूटिव ऑर्गन्स हो गए, ठीक है, चाहे वो सेंटर के हैं चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के हैं, और लोकल अथॉरिटीज़ हो गई, लोकल अथॉरिटीज़ मतलब लोकल बॉडीज़ हो गई, जिसे 3 टायर गवर्नमेंट भी बोल देते हैं हम लोग, एंड ऑल अदर पब्लिक अथॉरिटीज़ इन द कंट्री, ठीक है। ऑल अदर पब्लिक अथॉरिटीज़ मतलब जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ है कंट्री में या स्टेट में, क्लियर। सेकेंड, सेकेंड क्या है, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल रिजेंबल द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन इनैमरेटेड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935. In other words, of the Dr. B.R. Ambedkar, the directive principles are like the instrument of instruction which were issued to the governor general and to the governor general of the colonies of India by the British government under the government of India Act of 1935. जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो किससे मिलती जुलती है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है, जब हमारी कंट्री आज़ाद नहीं हुई थी, 1935 का जो एक्ट आया था उसमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी, ठीक है, जो पहले के ब्रिटिश थे, उन्होंने इस तरह का कोई प्रोविज़न लेकर नहीं आए थे कि वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल जैसी कोई चीज़ लेकर कुछ लेके आएंगे, लोगों के वेलफेयर के बारे में सोचेंगे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर इस तरह चल रहा था, हम गुलाम बने हुए थे उनके और वो अपना जोर ज़बरदस्ती से कुछ भी करवा रहे थे, लोगों के वेलफेयर के लिए ऐसा कोई प्लान नहीं था। बट वहाँ पर एक चीज़ थी, ठीक है, वो थी इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शंस का इंस्ट्रूमेंट मतलब कि जो वहाँ पर ब्रिटिश जो भी मतलब जो भी किंग या क्वीन होता था इंग्लैंड का, ठीक है, वहाँ पर हमारे यहाँ पर स्टेट में या फिर कंट्री में गवर्नर जनरल को नियुक्त किया जाता था। गवर्नर जनरल की पावर बहुत ज़्यादा होती थी, ठीक है। उस गवर्नर जनरल क्या करता था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन देता था, वो कहीं ना कहीं हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की तरह ही है,
कि उनको लोगों के वेलफेयर के लिए कुछ कुछ एक्ट लेके आए जाते थे, लॉज बनाए जाते थे, ठीक है। तो वहाँ पर तब जो टर्म यूज होती थी वो थी इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है, जो यूज की जाती थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 में, ठीक है। इन अदर वर्ड्स डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर लाइक द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। दूसरे शब्दों में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते हैं जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो किस तरह से है, मतलब कि किस तरह से है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन की तरह है, विच वर इशू टू द गवर्नर जनरल, जो कि इशू की जाती थी गवर्नर जनरल के द्वारा, एंड टू द गवर्नर जनरल ऑफ द कॉलोनीज ऑफ इंडिया, और इंडिया के जो गवर्नर जनरल थे, ठीक है, उनके द्वारा, बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। अंडर मतलब कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो गवर्नर जनरल नियुक्त किए जाते थे उनके द्वारा जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन दी जाती थी वो कहीं ना कहीं हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल जैसी है, ठीक है। What is called directive principle is merely another name for the instrument of instruction. The only difference is that they are instruction to the legislature and the executive. ठीक है, यहाँ पर डिफरेंस इतना ही आ जाएगा कि यहाँ पर जो टर्म है इंस्ट्रक्शन दी जाती थी किसके लिए, लेजिस्लेचर और एक्सिक्यूटिव के लिए, और यहाँ पर इसका नाम बदल के मतलब ये इसका नाम रख दिया गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। हालांकि यहाँ पर इंस्ट्रक्शन ना हो के एक उनकी ड्यूटी बन जाती है स्टेट के लोगों, स्टेट की जो भी अथॉरिटी है कि आपको जो भी लॉज या कुछ भी लेकर आना है, ठीक है, इम्प्लीमेंट करना है अपनी स्टेट में, तो वो लोगों के वेलफेयर को के लिए ध्यान में रख के उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, ठीक है। थर्ड क्या है, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूट अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल प्रोग्राम फॉर अ मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल में क्या कॉन्स्टिट्यूट है, अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, सोशल और पॉलिटिकल प्रोग्राम फॉर अ मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट, ठीक है। इन फ्यूचर में हमारी जो डेमोक्रेटिक स्टेट के लिए जो भी सोशल हो गया, इकोनॉमिक हो गया या पॉलिटिकल प्रोग्राम है, ठीक है, उसकी एक कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल, ठीक है। दे एम, इसका एम क्या है, एट रिलीजिंग द हाई आइडियल्स ऑफ जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी एज आउटलाइंड इन द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका जो हम एम देखें वो कहीं ना कहीं हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है उसके आउटलाइंड है, ठीक है। जैसे कि जस्टिस प्रोवाइड करना, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ठीक है, ये जो सारे आइडियल्स हैं, जो भी हाई आइडियल्स हैं, ठीक है, कि लोगों को इक्वल जस्टिस प्रोवाइड किया जाए, लोगों की लिबर्टी पर ध्यान दिया जाए, लोगों में इक्वालिटी को मतलब ध्यान में रखा जाए, लोगों की फ्रेटर्निटी को। तो जो इसका डायरेक्टिव प्रिंसिपल का एम है कहीं ना कहीं इन चीज़ों को इन चीज़ों पर ध्यान देना है। दे इम्बॉडी द कंसेप्ट ऑफ अ वेलफेयर स्टेट, ठीक है, लास्ट में वही बात आ जाती है कि स्टेट की वेलफेयर के लिए, जो स्टेट की पब्लिक है उसकी वेलफेयर के लिए चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना, एंड नॉट दैट द पुलिस स्टेट। पुलिस स्टेट का मतलब है कि ऐसा नहीं कि जो भी वेलफेयर आप मतलब कि लोगों के लिए कुछ कर रहे हो उसके बारे में लोग अवेयर ना हो, ठीक है, लोगों से डिस्कशन करके ना आप कोई भी चीज़ इंप्लीमेंट करो। हालांकि कोई भी अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर कुछ भी आप प्रोविजन लेकर आते हो, कोई भी नई चीज़ आप लोगों के वेलफेयर के लिए लेकर आते हो, तो उससे पहले लोगों के बीच में सर्वे किया जाएगा ना उस चीज़ का कि किस चीज़ की डिमांड है लोगों के बीच, ठीक है। उनको अच्छे रहने के लिए घर चाहिए, खाने के लिए खाना चाहिए, ठीक है, आजीविका चाहिए, उनको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, इस तरह की चीज़ों जो भी वेलफेयर है उनकी लिवलीहुड के लिए उन पर फोकस करना, ठीक है, ताकि हमारी जो स्टेट का अच्छे से वेलफेयर हो सके। ना कि पुलिस स्टेट की जो अपनी मर्जी में आया, एक तरह से एक सरकार है, ठीक है, या कोई अथॉरिटी है उसने अपनी मर्जी से आया, उसको ये नहीं पता कि लोगों को चाहिए क्या, अपनी मर्जी से कुछ भी उन पर थोपे जा रहा है, ठीक है, कि ये इनके लिए अच्छा, ये इनके लिए अच्छा, चाहे वो हमारे लिए अच्छा हो या नहीं, तो उसको हम बोल देते पुलिस स्टेट। विच एग्जिस्टेड ड्यूरिंग द कॉलोनियल एरा, जो कि कॉलोनियल एरा में एग्जिस्ट करता था। पहले ऐसे ही होता था, ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उसके टाइम में गवर्नर जनरल नियुक्त किए जाते थे, वो लोगों के बीच में से ये नहीं पूछने जाते थे कि आपको क्या चीज़ चाहिए, क्या आपके लिए सही है क्या नहीं है, बट उनका जो मन किया कि ये लोगों के लिए ठीक है तो उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, ठीक है। तो इस तरह जो पुलिस स्टेट है ये कब एग्जिस्ट करती थी, कॉलोनियल एरा के टाइम में। In brief, they seek to establish economic and social democracy in the country. ब्रीफ में हम बात करें तो इस्टेब्लिश करना इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी कंट्री में। फोर्थ पॉइंट क्या है इसका, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर, ऑलरेडी मैंने इसको बताया था आपको, दैट इज
they are not legally enforceable by the courts for their violation. Therefore, the government, central, state and local cannot be compelled to implement them. जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं नॉन जस्टिसेबल है नेचर में। अगर ये किसी का वायलेट होता है, वायलेट इन द सेंस कि अगर कहीं लगता है कि ये हमारा वायलेट हो रहा है तो उसको जाके आप कोर्ट में इन्फोर्स नहीं कर सकते, ठीक है। दैट इज दे आर नॉट लीगली इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट्स फॉर देयर वायलेशन। देयरफॉर द गवर्नमेंट, central, state and local cannot be compelled to implement them, ठीक है। या फिर कोई गवर्नमेंट चाहे सेंटर की है, चाहे स्टेट की है, चाहे लोकल है, इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती है। Nevertheless, the Constitution, Article 37 itself says that these principles are fundamental in the governance of the country. कंट्री की गवर्नेंस में जो भी कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 37 है, ये खुद में ही कहता है कि ये प्रिंसिपल्स आर द ये फंडामेंटल है, एक तरह का डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी फंडामेंटल है इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। एंड इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दीज प्रिंसिपल इन मेकिंग लॉज। तो जो हमारी स्टेट है उसकी ये ड्यूटी बनती है कि इसकी जो प्रिंसिपल है उसको अप्लाई करे कोई भी लॉज, ठीक है, कोई भी एक्ट बनाने के टाइम में, ठीक है। इम्प्लीमेंट करने का मतलब कि कोई भी लॉ या एक्ट बनाए तो इन लोगों के वेलफेयर की तरफ ध्यान रखकर ही बनाया जाए। लास्ट पॉइंट इसका फिफ्थ, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स how non-justiciable in nature, help the courts in examining and determining the constitutional validity of a law. The Supreme Court has ruled many a times that in determining the constitutionality of any law, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है हालांकि नॉन जस्टिसेबल है नेचर में, ठीक है, बट कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, जो भी लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है उसको डिटरमाइन करने के लिए, उसको एग्जामाइन करने के लिए, ठीक है, ये क्या है, हेल्पफुल है कोर्ट में। The Supreme Court has ruled many a times that in a determining the constitutionality of any law, if a court finds that the law in a question seek to give effect to a directive principle, it may consider such law to be reasonable in relation to the Article 14 equality before law or Article 19 six freedoms and thus save such law from unconstitutionality. सुप्रीम कोर्ट हैज रूल्ड मैनी टाइम, सुप्रीम कोर्ट की अगर आर्टिकल 14 आपको पता है सभी को, इक्वालिटी बिफोर लॉ, और आर्टिकल 19 जिसमें सिक्स फ्रीडम्स राइट्स दे रखे हैं, ठीक है। अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट करते टाइम या इसकी इम्प्लीमेंटेशन के दौरान अगर आपके आर्टिकल 14 या आर्टिकल 19 कहीं ना कहीं वायलेट हो रहे हैं तो उस कंडीशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल को नल एंड वॉइड जो है डिक्लेयर नहीं किया जाएगा, ठीक है। मतलब कहने का कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल की जो इम्पोर्टेंस है वो फंडामेंटल राइट से भी ज़्यादा रखी गई है, ठीक है। जो लोगों की वेलफेयर का सवाल आ जाता है वो लोगों के फंडामेंटल राइट से भी ऊपर है, क्लियर। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट करते टाइम या उसके रिलेटेड, लोगों के वेलफेयर के रिलेटेड हम कुछ ऐसा एक्ट या कानून लेकर आते हैं जिसके अंतर्गत आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 कहीं अगर कहीं वायलेट हो भी रहे हैं तो हम उस कंडीशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं करेंगे, क्लियर। तो इसका मतलब ये है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो फंडामेंटल राइट से भी कहीं ना कहीं ऊपर रखे गए, क्लियर। ये तो इसके फीचर्स थे। नेक्स्ट है इसकी क्लासिफिकेशन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की। The Constitution does not contain any classification of directive principle. However, on the basis of their content and direction, they can be classified into three broad categories: wise, socialistic, Gandhian and liberal intellectual. अब वेलफेयर की बात आ जाती है तो वेलफेयर को लेकर कि लोगों के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा, तो ये चीज़ें डिपेंड करती है, ठीक है, लोगों की थिंकिंग पे। तो यहाँ पर तीन ब्रॉड कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया। पहली सोशलिस्टिक, सोशलिस्टिक मतलब कि सोशल प्रिंसिपल आना, सोशल का मतलब जहाँ पर टोटल गवर्नमेंट रूल है, टोटली गवर्नमेंट रूल, ठीक है। सरकार ने जो कह दिया, ठीक है, सरकार वहाँ पर प्रोमिनेंस है, सरकार का मतलब कि गवर्नमेंट वहाँ पर प्रोमिनेंस है रादर देन किसी प्राइवेटाइजेशन होने से के उसके अलावा कि गवर्नमेंट की जो सत्ता है वो ज़्यादा चल रही है, ठीक है। हर चीज़ गवर्नमेंट के अंदर है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी गवर्नमेंट के अंदर है, रेलवे गवर्नमेंट के अंदर है, ठीक है, बाकी की जो एम्प्लॉयमेंट है गवर्नमेंट के अंदर है, ठीक है। तो वो सिस्टम आ जाएगा सोशलिस्ट जो टोटली गवर्नमेंट रूल है।
सेकंड है गांधीयन रूल। गांधीयन रूल का मतलब कि जो गांधी जी के आइडियल्स थे, जो उनकी आइडियोलॉजी थी, उन वो जैसा चाहते थे कि हमारी कंट्री ऐसी हो, ठीक है, लोगों के वेलफेयर के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया, ठीक है। और उनकी जो आइडियोलॉजी थी कि हमारी कंट्री के लोग ऐसे हों, इनको ये चीज़ें प्रोवाइड की जाए, ऐसा होगा तो अच्छा होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंट्री में घूमे थे, ठीक है, हर एक लोगों से इन्होंने डिस्कशन की, और डिस्कशन करने के बाद जो इनको रियलाइज़ हुआ, उसके ऊपर जो आइडियोलॉजी इनकी बनी है, ठीक है, वो उसके ऊपर गांधीयन आ जाती है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के, इसमें डिवाइड किया गया। थर्ड आ जाता है लिबरल इंटेलेक्चुअल। लिबरल इंटेलेक्चुअल कि जो भी बौद्धिजीवी हैं, ठीक है, बहुत पढ़े लिखे लोग, बहुत अच्छी अच्छी पोजीशन पे जो बैठे लोग हैं, ठीक है, जैसे कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे, जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है, वल्लभ भाई पटेल थे, इस तरह के जो भी इंटेलेक्चुअल लिबरल थे, उनकी जो मतलब थिंकिंग थी, उनकी जो आइडियोलॉजी थी, उनके हिसाब से जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल की जो भी वेलफेयर, स्टेट की वेलफेयर के लिए जो भी प्लान्स हो, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग। तो ये इसको तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। एक तो सोशलिस्टिक, जहाँ पर टोटली गवर्नमेंट रूल है। सेकंड है गांधीयन, जहाँ पर गांधी जी की आइडियोलॉजी को इम्प्लीमेंट किया गया। थर्ड है लिबरल इंटेलेक्चुअल, जहाँ पर जो भी बौद्धिजीवी अभी तक के आए हैं, ठीक है, उनकी जो आइडियोलॉजी पर डिपेंड है, ठीक है। तो उनके हिसाब से हम इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहले सोशलिस्टिक प्रिंसिपल। सोशलिस्टिक प्रिंसिपल क्या है, इसको नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करवाती हूँ, थोड़ा लंबा चला जाएगा ये। तो यहाँ तक इसको थोड़ा पढ़ लेना कि क्या है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है देन हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अभी अपनी अटेंडेंस लगवा लो आप। अमीरुल हसन, Yes, ma'am. आमिर, अभिषेक धीमान। Yes, ma'am. Ma'am, Amir Al Hassan present. ओके आमिर। अखिल दत्त, आर्यन, Yes, ma'am. आर्यन चंदेल, Present, ma'am. अविनाश शर्मा, Present, ma'am. देवांश गोयल, Yes, ma'am. फैजान हनीफ, Present, ma'am.